मतलब हर फील्ड में किसी को मतलब एक इंस्पिरेशन होती है, आपका इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड में? माई वन एंड ओनली इंस्पिरेशन जिसे मैं भगवान मानता हूँ रैप में, वो है एमिनम। ओके, सो एमिनम मेरे लिए रैप गॉड है। उसका एक गाना भी है जिसका नाम रैप गॉड है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट पीरियड्स वाला रैप। आपको ये थॉट क्यों आया कि आपको एक उस टॉपिक के बारे में बहुत तो बात नहीं करना चाहते, बट क्यों ऐसे क्यों लगे कि आपको उस चीज को बाहर लाना है? वो गाना लिखने का पीछे का मोटिव यही था क्योंकि वो जो गाने में मैंने लिरिक्स लिखे हैं ना, वो चीज़ मैं अपने घर में नोटिस कर रहा था। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्रांसजेंडर सॉन्ग? ट्रेन में आप जब ट्रैवल करते हो तो दिखते हैं या ट्रांसजेंडर्स ट्रेन में मांगते हुए पैसे। तो मुंबई में आने के बाद बहुत ज़्यादा दिख रहा था मुझे। जब भी लोकल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं, पैसे मांग रहे लोगों से। एक टाइम पे ऐसा हिट हुआ कि अभी भी पैसे क्यों मांग रहे। देन आई रियलाइज्ड कि इन्हें जॉब ही नहीं दिया जा रहा है। आप खुद एक ट्रांसजेंडर के तरह गेटअप होके जो सॉन्ग बना रहे थे, तो लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था जब आपको देख रहे थे? यस, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में मैं चाहता था कि आज मैं पॉडकास्ट में बात करूं। कि जब मैं इस गाने का वीडियो शूट कर रहा था ना, तो मैं खुद ट्रांसजेंडर्स का गेटअप लेके घर से निकल रहा था। सो जब आप गेटअप लेके निकलते हो ना, आपको दिखता है कि लोग एक ट्रांसजेंडर को कैसे देखते हैं, कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। मतलब आपकी जो रैप है हम यहाँ लाइव पे सुन सकते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर। या सो गाना स्टार्ट होता है। साल था 2014, निकला सुप्रीम कोर्ट में लॉ था जिसमें ट्रांसजेंडर्स को दिया गया थर्ड जेंडर का ओहदा। मानो सालों से मिट्टी में दबा बीच से निकला पौधा जिससे बढ़ना था आगे, पर सोसाइटी ने नहीं दिया मौका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अचीवर्स हिंदी। आज हमारे पॉडकास्ट के एक स्टार गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है पारसमणि जायसवाल, जो एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं जिसमें वो अपने खुद के लिखे हुए रैप्स गाते हैं। तो इनका यूट्यूब चैनल का नाम है रास्पा, एंड उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही फेमस रैप लिखा है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर, जो मोस्ट व्यूड वीडियो है ऑन द इंटरनेट। इनके इस रैप के लिए 50K व्यूज़ से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, एंड इनका और एक फेमस रैप है पीरियड्स। तो आज हम उनकी जर्नी को बिहाइंड द सीन एक्सप्लोर करेंगे, एंड एज अ रैपर इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई है, ये सारी बातें आज हम एक्सप्लोर करेंगे एंड जानेंगे। सो लेट्स वेलकम पारसमणि जायसवाल टू आवर पॉडकास्ट। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट इज़ बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा पहली बार ऐसे सेटअप में बैठ के, एंड पहली बार ऐसा मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। बाय द वे, हाउ इज़ योर, मतलब आपकी वीडियो कैसे चल रही है? आई थिंक इट्स बीन ट्रेंडिंग राइट नाउ। यस, सो इस गाने को अभी रिलीज़ हुए अराउंड 1 महीने से ज़्यादा हो गए। मैंने इसको रिलीज़ 15 अगस्त को किया था। ओके। सो जब स्टार्टिंग में रिलीज़ हुआ था, इनिशियली इट वाज गोइंग स्लो around 10 days it was around 8 to 9K views. Okay. Then I started मैंने रील्स अपलोड करने शुरू किए इंस्टाग्राम पे। सो उनमें से एक रील वायरल चला गया। Okay. सो एक रील पे अराउंड अभी 3 मिलियन प्लस व्यूज़ है, एंड देन मल्टीपल रील्स पे 2 लाख 3 लाख ऐसे व्यूज़ है। सो उसके वजह से वही ऑडियंस अभी यूट्यूब पे भी आई, एंड यूट्यूब पे लोग सर्च करके देख रहे हैं, एंड यूट्यूब पे भी पुश हो रहा है। सो होपफुली इट हैज़ क्रॉस्ड अराउंड 51K राइट नाउ। Okay. मतलब आपकी जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वही आपको रीच करा दिया है आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो। इट हैज़ रीच टू द राइट ऑडियंस, एंड जिस लोगों तक वो गाना पहुंचना चाहिए था उन लोगों तक पहुंचा है। एंड इतने सारे लोगों के मैसेज आए मेरे को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे कोई पहले किसी ने किया नहीं है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है गाना लिख के। ओके। मैं आपकी रैपर की जर्नी जानने से पहले आपको इन डीप जानना चाहती हूँ। सो आपकी नेटिव प्लेस कहाँ से, आप कहाँ से है, एंड आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आई वांट टू नो अबाउट दैट। श्योर। सो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागालैंड। ओके। सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में मेरा जन्म हुआ है, एंड देन बचपन से मैं नागालैंड में ही पला बड़ा हूँ, एंड मेरे पेरेंट्स भी नागालैंड में ही रहते हैं। सो आई completed my 10th and 12th from Nagaland. Okay. So after my 12th मैंने सोचा कि पढ़ाई के लिए मुझे बाहर मूव होना चाहिए, एंड ऑल्सो साइड बाय साइड म्यूज़िक पे ध्यान देना था। सो आई थॉट कि म्यूज़िक के लिए एंड हिप हॉप के लिए मेनली ऑल ओवर इंडिया में मेरे को लगा कि मुंबई से बेस्ट प्लेस नहीं है Okay. अपॉर्चुनिटी वाइज। सो देन आई थॉट कि मुझे मुंबई आना चाहिए। सो
ऑल्सो टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ एंड टू कंटिन्यू माई करियर इन रैप। सो मैंने सोचा, मेरे दीदी ने हेल्प किया मुझे कि तू मुंबई जा, वहाँ पे पढ़। एंड देन मेरे पूरे कॉलेज का फीस मेरी दीदी ने अकेले भरा है। ओके। शी डज हर जॉब, सो वो जॉब करती थी एंड देन वहीं से वो मेरा फीस भी भरती थी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन मुंबई। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर बीइंग सच अ लवली पर्सन। ऑल्सो अबाउट माई पेरेंट्स, सो मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा मम्मी, सो मेरे डैड एक शॉप रन करते हैं नागालैंड में ही, ओके। एंड देन माई मॉम इज़ अ हाउस वाइफ। मतलब आपका नागालैंड में किस तरीके का लाइफस्टाइल रहता था सर? नागालैंड में बहुत सिंपल सा लाइफस्टाइल, जैसे मोस्टली मैं 2022 के पहले ही रहा हूँ, उसके बाद तो मैं मुंबई में रह रहा हूँ। सो इससे पहले लाइफस्टाइल ऐसा था कि कॉलेज या फिर कॉलेज नहीं, हाई स्कूल, हायर एजुकेशन के लिए बस सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। एंड देन शाम को आने के बाद थोड़ी देर पापा के पास जाते थे, दुकान पे बैठते थे, दुकान देखते थे थोड़ा, उसके बाद वापस घर आते थे, खाना खाते थे, सोते थे। एंड देन सेम। मैं नो अबाउट योर सिबलिंग्स सर, कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? यस श्योर। सो मेरे 2 बड़ी बहन हैं। सो बोथ ऑफ देम दे स्टे इन बैंगलोर ओके। करेंटली। एंड देन मेरा एक छोटा भाई भी है जो मुझसे 2 साल छोटा है। सो ही स्टेज विद माई पेरेंट्स इन नागालैंड। Okay. सो माई पेरेंट्स एंड माई younger brother, these 3 stay in Nagaland. My sisters stay in Bangalore. I am currently staying in Mumbai. ओके। आपको क्यों लगा है कि आपको अपने हायर स्टडीज़ के लिए, अपने पैशन के लिए आपको मुंबई ट्रांसफॉर्म होना है? मतलब नागालैंड में वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बोल के, या व्हाट इज़ द रीज़न? या बिकॉज नागालैंड में ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे रैप का सीन अभी बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। जब मैं था वहाँ पे तो मैंने देखे आसपास के रैपर्स, वहाँ पे भी एक सर्कल छोटा सा फॉर्म हुआ था रैप का, एंड देन वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे वैसे रिसोर्सेस नहीं है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, हर लोग अलग अलग फील्ड में है, और मेरे फील्ड के लोग यहाँ पे मुंबई में बहुत ज़्यादा है, जो टैलेंटेड हैं, जो मुझे हेल्प कर सकते हैं आगे ग्रो करने में। सो I think Mumbai was the best place and the best decision to make to come to Mumbai and then pursue my further studies. ओके। And also rap के लिए तो if you know most of the rappers in India, एक higher chunk मुंबई में ही है। मुंबई में हर गली में, हर चाली में 3-4 रैपर्स रहते हैं। So इन केस ऑफ नागालैंड, ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे रैप का ज़्यादा सीन नहीं है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे रह के आप बादशाह बन के कुछ वो नहीं होगा। आप कम्पिटिटिव स्पेस में उतरोगे, आपको पता चलेगा कि बाहर लोग कितने टैलेंटेड है, एंड देन उसके हिसाब से आप अपने को और स्किल और पॉलिश करोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके पीछे मोटिव ये था। ओके। आप मुंबई कब माइग्रेट हुए थे? मैं मुंबई 2022 में आया था, जब लॉकडाउन जस्ट ओपन हुआ था। सो मैंने एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में। सो मेरा फर्स्ट सेम ऑनलाइन ही गया था। ओके। सो सेकंड सेम जस्ट लॉकडाउन ओपन हुआ एंड देन वी वर इन्फॉर्म्ड दैट वी नीड टू कम ऑफलाइन। ओके। सो इन February of Mumbai I shifted here. ओके। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? आपने अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज में क्या क्या लिया, लाइक स्ट्रीम कौन सी चूज किया है, एंड करेंटली व्हाट आर यू डूइंग? Yeah, so I did my class matric from Nagaland, and then I did it was a state board. So I did my 11th and 12th from CBSE board. Okay. Yes, so It might be difficult from state to CBSE. yeah, it was, however, the same. The experience was same. Okay. There was debate like state board is difficult, Yeah. and people say CBSE is more difficult, and someone says ICSE is more difficult. So for me, my main focus was to just pass the exams. Okay. Yeah, so उसके बाद मैं मुंबई आया, यहाँ पे ग्रेजुएशन में 11th और 12th में मैंने साइंस लिया था। Okay. सो एक नॉर्मल जो कहा जाता है कि साइंस लोगे तो आप बाकी फील्ड्स में भी जा सकते हो, कॉमर्स लोगे तो ये नहीं, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो उसके वजह से मैंने साइंस लिया, एंड देन साइंस के बाद जब ग्रेजुएशन की बात आई तो मेरी दीदी ने मुझे सजेशन दिया कि तू BCA कर मुंबई पे जाके। सो मैंने सोचा कि ठीक है BCA कर लूँगा मैं, तो BCA के लिए मैं यहाँ पे एनरोल हुआ, एंड देन 2021 से 2024 मेरा 3 इयर्स का ग्रेजुएशन था। ओके। आपका क्या गोल था कि आपको क्या बनना था जिंदगी में? ज़िंदगी में
देखिए इनिशियली जब बचपन में छोटा था तो ऑब्वियसली जब एकदम छोटे रहते तो सबको डॉक्टर इंजीनियर या इसके अलावा कुछ सोचता नहीं। तो बचपन में डॉक्टर बनना था। देन जैसे जैसे बड़ा हुआ क्लास 8 9 में आया, देन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में था। ओके सो मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा। सो तब मुझे क्रिकेटर बनना था। ओके सो मैंने एडमिशन लिया था क्रिकेट एकेडमी में नागालैंड में ही। सो 3 4 साल एकेडमी किया एंड देन जैसे ही वो एकेडमी का फेस ख़त्म होने आ रहा था तो जैसे ही 11 12 के पास आ रहा था तो मेरा इंटरेस्ट जगह हिप हॉप में। तो रैप सुनना चालू किया। तो पहले तो 1 2 साल सुन ही रहा था बस। एंड देन उसके बाद बीच में 2018 19 में गली बॉय करके मूवी आई। ओह फिर MTV हसल एक रैप शो है वो आया। सो वो देखते देखते ही जब मैं MTV हसल एक्चुअली देख रहा था एंड देन ये इंसिडेंट मैं आपको अभी पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि जब हसल देख रहा था मैं सो उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट जाग रहा था हिप हॉप में। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे मतलब जो रैप सुनता था मैं उसको मैं गुनगुनाता भी था साथ में। ओके सो मैंने सोचा कि पहले रिमिक्स करता हूँ। रिमिक्स मीन्स सेम आर्टिस्ट का, जब सपोज कोई बड़ा आर्टिस्ट है उसका सेम गाना मैं गाऊंगा और उसको रिमिक्स करके अपलोड करता हूँ जैसे ऐसे टाइम पास के लिए। सो ऐसा करके मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे। सो उसी टाइम पे MTV हसल लॉन्च हुआ था। सो वो देख रहा था एंड देन मैं और मेरा भाई भी बहुत रैप वैप सुनता है। सो हम लोग साथ में हिप हॉप देख रहे थे, वो शो देख रहे थे। सो मेरा भाई मुझे बोलता है कि तू दूसरों के मतलब मैं हसल देख रहा था तभी। सो मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ बट मेरा भाई मुझे बोला कि मैंने जैसे वो वीडियो डाला ना रिमिक्स, उसने मुझे बोला कि तू दूसरों के रैप क्या गाता है, दम है तो खुद का लिख। ओके सो मुझे लगा वो बात एंड देन जब जब वो शो देखना चालू किया तो मेरे को लगा कि मैं लिख सकता हूँ। सो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा कॉपी लेके। ओके सो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक आइडिया आ गया था मेरे को कि एंडिंग के वर्ड्स राइम करने पड़ते हैं, एक म्यूजिक होता है, ओके उसमें एक कोरस होता है। तो इसी आइडिया के साथ बैठा था एंड देन बैठते बैठे एक गाना लिखा मैंने एंड 3 घंटे में वो गाना लिख दिया था मैंने। ओह सो वहाँ से लगा कि मेरे को कि नहीं आपको याद है वो फर्स्ट वाली लिरिक्स क्या थी? नहीं याद तो नहीं है बट वो बहुत ऐसा एवरेज मतलब ऐसे बिगिनर जैसे गाने लिखते हैं ना, बस एंडिंग में राइम हो रहा है और But बहुत कुछ बड़ा करने के लिए शुरुआत करना हाँ जरूरी शुरुआत ज़रूरी थी तभी तो आज यहाँ पे पहुँचे। ओके सो जैसे ही वो गाना 3 घंटे में लिखा देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं कि इसमें भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो उसको और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड देन सिंस 2020 आई एम स्टिल रैपिंग नाउ। सो इट हैज़ बीन 5 years। सो आप इस फील्ड में कितने सालों से काम कर रहे हैं, लाइक रैप में? या सो वही जो जैसे ही वो फेज़ ख़त्म हुआ देन लॉकडाउन लगा। सो लॉकडाउन के वक्त मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगा एंड देन 2020 में मैंने स्टार्ट किया था रैप करियर फुल फ्लेज। ओके सो उस टाइम पे 2020 में वहाँ पे नागालैंड में रैप बैटल्स होते थे। सो रैप बैटल्स में जाया करता था एंड देन कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया करता था एंड देन वहाँ जा जा के और सीखा, लोगों से मिला और रैपर से मिला, फिर और पता चला। फिर इंस्टाग्राम के थ्रू भी जितना आप कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, म्यूज़िक में ऐसा है कि कोई सिखाने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई यहाँ पे एजुकेशन सेंटर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है जो आपको सिखाएगा कि ऐसे गाना लिखता है, ऐसे राइमिंग किया जाता है। सो आप जितना एक गाने को सुनोगे, उसको एनालाइज करोगे, उतना आप खुद सीखोगे। सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है ये। सो जितना सुनता रहा खुद को डेवलप करता रहा एंड देन अभी स्किल अच्छा खासा हो गया। मतलब भी मतलब रैप में एंटर होने से पहले आपको रैप के बारे में क्या थॉट था सर? मतलब क्या सोचते थे आप उसके बारे में? रैप में एंटर होने से पहले भी मैं रैप सुनता था, पता है। मेरे को आइडिया भी नहीं था कि जब पुराने ब्लूटूथ एरा में थे हम लोग 2013 14 नोकिया के फ़ोन में ब्लूटूथ में गाने डाल के सुनते थे। तो उस टाइम पे मेरे प्लेलिस्ट में पता नहीं कहाँ से बट एमिनेम का मेरे प्लेलिस्ट में एमिनेम का रैप गॉड गाना था। ओके जो एकदम सुपर फास्ट है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस सुन रहे। और उस टाइम पे हनी सिंह, बादशाह, ये सब के गाने पॉपुलर हो रहे थे, वो सब गाने सुनता था बट पता नहीं था कि ये रैप होता है। बस ऐसे बॉलीवुड म्यूजिक सुनते थे हम लोग को, बस बॉलीवुड म्यूजिक पता था तो बस वो गाने सुनते थे, गुनगुनाते थे, बस यही था। धीरे धीरे जब क्लास 9 10th में पहुंचा तो पता चला कि रैप होता है। इंडिया में एक बीफ हुआ था। बीफ मतलब दो लोगों की
लड़ाई हुई थी सबसे इंडिया में रफ्तार और एमिवे की। सो उस टाइम पे एक ट्रैक था रफ्तार का जो टीवी पे प्ले हो रहा था। उसी लड़ाई में से एक ट्रैक था। सो वो ट्रैक मैंने टीवी पे देखा एंड देन मेरे को लगा कि ये किसी को तो कुछ बोल रहा है, कि ऐसा किसी को तो कुछ सुना रहा है। तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा एंड देन फाइंड किया उसके थ्रू मैं देसी हिप हॉप में घुसा एंड देन इंडिया का हिप हॉप सीन जाना कैसा है क्या नहीं। सो वहाँ से शुरुआत हुई। मतलब रैप में एंटर होने से पहले आपको लाइक रैप के बारे में नॉलेज या रैप क्या होता है इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज है आपने कहाँ से स्टोर किया है? वही जो नॉलेज है रैप के लिए वही होता है कि आप जितना सुनोगे और जितना ध्यान से सुनोगे देखोगे कि वो आर्टिस्ट वो गाने में कर क्या रहा है। सो मैं गाने सुनता था, मैं बचपन से गाने सुनते आ रहा हूँ। बचपन में ही मेरे पास एक MP3 प्लेयर होता था। सो उस पर ईयरफोन लगा के गाने सुनता था। फिर मेमोरी कार्ड होता था, मेमोरी कार्ड में गाने डाल के गाने सुनता था। सो पता नहीं था कि ये आगे जाके ये टर्न ले लेगी। बट गानों का फ़ैन हमेशा बचपन से ही था। एंड देन जैसे ही हिप हॉप में घुसा तो रैप का नॉलेज एक्चुअली आप जितना सुनोगे ना गानों को उतना आप खुद का स्किल पॉलिश करोगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अगर आपको रैप ही करना है आगे जाके, सो आपको हर एक गाने को एनालाइज करना पड़ता है। जैसे होता है ना पढ़ते वक्त अपन रिसर्च करते हैं किसी चीज़ का, रिसर्च करने के बाद ही वो चीज़ अपने को समझ आती है। सो यहाँ पे भी रैप में यही होता है कि आप गाने को सुनोगे, उसको रिसर्च करोगे, उसको ध्यान दोगे कि पीछे क्या बज रहा है, इंस्ट्रूमेंटल में क्या बज रहा है, वो आर्टिस्ट लिरिक्स में क्या लिख रहा है, कौन से स्टैंजा पे क्या आ रहा है, कब कोरस आ रहा है, कब वर्स आ रहा है। सो ये सब सुनते सुनते एक पैटर्न पता चलता है कि स्टार्टिंग में इंट्रो रहेगा, फिर एक वर्स रहेगा, फिर कोरस रहेगा। सो हर एक गाने का एक पैटर्न ऐसा ही सिमिलर टाइप का पैटर्न होता था। तो वहाँ से ग्रास्प करते करते वो स्किल डेवलप करते गया। लाइक आपकी रैपिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? आपने कब स्टार्ट किया कि हाँ मुझे एक रैपर बनना, ये मेरी एक पैशन प्रोफेशन बन सकते हैं? आपने कब सोचा था? वही लाइक आई मेंशन दैट जब मैं भाई के साथ वो हास्य शो देख रहा था और भाई ने बोला कि खुद का लिख, तो तब जब लिखना बैठा पहला गाना लिख लिया मैंने 3 घंटे में। सो तब मेरे को लगा कि नहीं, कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और सो उस टाइम पे मैं थोड़ा क्रिकेट के साइड भी था और थोड़ा इसमें एंटर जस्ट किया था। सो धीरे धीरे क्रिकेट का साइड फेड होते गया एंड देन कम्प्लीटली रैप में एंटर करता चला गया। आपने अपने YouTube में फर्स्ट सॉन्ग कौन सा अपलोड किया था सर? मेरे YouTube पे ऐसा जो फर्स्ट सॉन्ग था वो रिमिक्स था जो मैंने बोला। एक एमिवे बंटाई करके एक रैपर है, उनका एक फ्री वर्स फीस्ट गाना था। सो उसका रिमिक्स किया था मैंने, मतलब बस लिप सिंक किया था। तो वो मेरा फर्स्ट अपलोड था, बट वो मेरा ओरिजिनल सॉन्ग नहीं था। उसके बाद मैंने जो गाना लिखा था 3 घंटे में, वो गाना मैं एक स्टूडियो में गया था नागालैंड में ही। उतना कुछ खास स्टूडियो था नहीं, वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है लाइक। सो वहाँ पे गया, वहाँ पे रिकॉर्ड किया एंड देन वो गाने को एज अ लिरिकल वीडियो बना के अपलोड किया था। सो वो गाना था मेरा पहला सॉन्ग। बट वो सारे गाने मैंने अभी प्राइवेट कर दिए क्योंकि वही मतलब अभी सुनने के बाद लगता है कि नहीं बहुत ख़राब कर रहा था उस वक्त। मतलब अभी मैं रैप के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, लाइक हाउ इज रैप एंड म्यूजिक आर टोटली डिफरेंट? व्हाई दे आर डिफरेंट? जनरल म्यूजिक एंड रैप, you mentioned right? So नॉर्मल म्यूजिक में क्या होता है कि जो बॉलीवुड म्यूजिक हो गया या फिर कोई अदर जॉनरा का म्यूजिक हो गया, म्यूजिक में मल्टीपल जॉनर्स है। सो हिप हॉप एक पार्ट है उसका म्यूजिक का ही, एंड हिप हॉप का एक जॉनरा है रैप। सो रैप में भी मल्टीपल सब जॉनरास होते हैं। सो नॉर्मल म्यूजिक में क्या होता है कि उसमें लिरिसिस्ट अलग रहता है, जो लिखता गाना अलग है, कंपोजर अलग रहता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर अलग रहता है, म्यूजिक कंपोजर अलग रहता है। सो एक जनरल गाने में अराउंड 10-15 लोग इन्वॉल्व होते हैं तब जाके वो एक गाना बनता है। इफ़ आप कोई भी म्यूजिक देखोगे तो 10-15 लोग इन्वॉल्व होते हैं तब जाके वो गाना बनता है। अदरवाइज इन रैप, फर्स्ट ऑफ ऑल रैप का फुल फॉर्म ये होता है कि रिदम एंड पोइट्री, RAP, रिदम एंड पोइट्री। सो आपको रिदम, बेसिकली रैप पोइट्री ही है, जो लोग पोइट्री करते हैं राइमिंग के साथ पोइट्री करते हैं, बट वही है उसमें एक रिदम आ जाता है, पीछे बीट चल रही होती है, तो वो बीट पे आपको वो रैप करना पड़ता है। सो वही है लाइक कि नॉर्मल म्यूजिक में बस जैसे 10-15 लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट रैप में क्या होता है एक रैपर अपना लिरिक्स खुद लिखता है, अपना म्यूजिक कंपोज, जो रैप का कंपोजिशन है वो खुद करता है, फ्लोज खुद डिसाइड करता है, एंड देन उसको रिकॉर्डिंग खुद करता है,
अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी रैपर्स जो अपने बीट भी खुद प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आप नहीं करते? हाँ, मुझे बीट प्रोडक्शन आता नहीं है, बट मैंने खुद के लिए जब मैं पहली बार गया था जो स्टूडियो में और वो बहुत ख़राब रिकॉर्डिंग हुआ था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद सीखूंगा ये चीज़, ये करते कैसे है। तो मैं खुद सीखना चालू किया। तो मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग का बेसिक नॉलेज है। ओके, सो मैं अपने गाने खुद मिक्स मास्टर करता हूँ एंड देन वही सीखते सीखते ही अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी जो ट्रांसजेंडर गाना है ये भी मैंने खुद ही मिक्स मास्टर किया है। ओके। अभी एक रैपर को एक रैप लिखने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस एंड गाइडलाइंस चाहिए होते हैं? सो हर एक रैपर का एक अलग फॉर्मेट होता है कि वो कैसे रैप लिखता है। सो मेरा फॉर्मेट मैं बता सकता हूँ कि मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को एक गाने लिखना है। सो सबसे पहले मैं टॉपिक डिसाइड करता हूँ कि गाने का टॉपिक क्या होगा। ओके, हाउ डू यू डिसाइड द टॉपिक? हाँ, सो टॉपिक डिसाइड करने के लिए मेरे को वही लगता है कि ऐसा कोई जनरल टॉपिक नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत लोग इस पे बात कर चुके हैं। कुछ तो यूनिक होना चाहिए। ओके, जो लोग बना नहीं रहे या जो लोग कर नहीं रहे। क्योंकि आप मार्केट में तभी स्टैंड आउट करोगे जब आप कुछ अलग मार्केट से हट के करोगे। सो पहले टॉपिक डिसाइड करता हूँ एंड देन टॉपिक डिसाइड किया जैसे ही, तो टॉपिक के हिसाब से मैं इंटरनेट पे जाता हूँ एंड बीट ढूंढता हूँ, वैसा म्यूजिक ढूंढता हूँ जो उस टॉपिक के वाइब के साथ जाएगा। क्योंकि टॉपिक डिसाइड करते हैं आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं इस पे थोड़ा डार्क म्यूजिक जाएगा, इस पे थोड़ा लाइट म्यूजिक जाएगा। तो उस हिसाब से आप बीट ढूंढते हो। आफ्टर यू सर्व द बीट, आफ्टर यू डिसाइड कि नहीं ये बीट परफेक्ट जा रहा है इस टॉपिक के साथ, एंड देन मैं उस पर रैप लिखने बैठता हूँ। मतलब पहले आप बीट चूज करते हो देन लिरिक्स? हाँ। ओके। सो बीट, जब आप एक बीट फाइनलाइज करते हो ना तो वो बीट ऑलरेडी एक स्टोरी बता रही होती है मेरे पर्सपेक्टिव पे। सो जब भी मैं बीट सुनता हूँ, बीट फाइनलाइज करता हूँ, उसको 3-4 बार सुनता हूँ, देन मेरे दिमाग में एक कॉम्पोजिशन आ जाता है कि ये कॉम्पोजिशन जाएगा। सो एक डेमो रिकॉर्ड करता हूँ कि ये फ्लो, ये कॉम्पोजिशन ऐसा रहेगा इस बीट पे। उसके बाद वो डेमो के हिसाब से मैं उस पर लिखना चालू करता हूँ, वर्ड्स फिल करना चालू करता हूँ, राइम करना चालू करता हूँ। सो ये राइटिंग प्रोसेस है रैप का। ओके, लिरिक्स लिखने में आप कितना टाइम लेते हो सर? लिरिक्स लिखने में देखिए डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है, आप कितना देर एक गाने को बैठ के बिना बोर हुए कर सकते हो। ओके। सो लिखने को लिरिक्स लाइक मैंने मेंशन किया कि जो पहला गाना 3 घंटे में कंटिन्यूस बैठा था तो लिख दिया था। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप लिख रहे हो एंड देन एक जगह पे अटक जाते हो कि इसके आगे क्या लिखूं समझ नहीं आता। तो उस वक्त के लिए उस चीज़ को पॉज कर देता हूँ, फिर 1-2 दिन बाद वापस वो चीज़ लेके बैठता हूँ। सो डिपेंड करता है कि आपको एक गाना कितना जल्दी कंप्लीट करना है या फिर कुछ डेडलाइन है। तो डेडलाइन के हिसाब से लिखना चालू करते हैं कि नहीं आज तो ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तारीख को रिलीज करना है। तो इसके हिसाब से डिपेंड करता है। बैठने को यूजुअली 1 हफ्ते में मेरा राइटिंग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि मैं एक साथ कंटिन्यू नहीं बैठता, बट अगर बैठूँ एक साथ तो भी 1 दिन में लिख दूंगा एक गाना। ऐसा है। मतलब आपकी जो रैप है वो यूनिक इसलिए क्योंकि आप नॉर्मल जो सब लोग करते हैं वो टॉपिक को छोड़ के कुछ अलग सोचते हो। हाँ, कुछ अलग सोचते हैं। जैसे कि ट्रांसजेंडर और पीरियड्स हो गया। सो आई वांट टू टॉक अबाउट पीरियड्स वाला रैप। आपको ये थॉट क्यों आया कि आपको एक बहुत ही मतलब उस टॉपिक के बारे में बहुत लोग बात नहीं करना चाहते, बट आपने उसके अगेंस्ट जाके उसके बारे में रैप लिखा है? लाइक क्यों ऐसे क्यों लगे कि आपको उस चीज़ को बाहर लाना है? सो पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। वो गाना मैंने 2020 में या 21 में रिलीज़ किया था। सो वो गाना लिखने का पीछे का मोटिव यही था क्योंकि वो जो गाने में मैंने लिरिक्स लिखे हैं ना, वो चीज़ मैं अपने घर में नोटिस कर रहा था। कि मेरे घर में ही मैं मतलब मम्मी बहनों को पीरियड्स के वक्त मंदिर पे जाने नहीं देती, कुछ किचन में छूने नहीं देती। फिर पीरियड्स में लोग मेरे घर पे ही आज भी, मतलब आज नहीं बोलूँगा, आज तो मोस्टली men are aware about periods but still they don't talk about periods in front of a girl। क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ऐसे इस पे बात नहीं करना चाहिए। they feel awkward। हाँ, they feel awkward। so उस टाइम पे वही हो रहा था कि घर पे जैसे मम्मी को या फिर बहन को पीरियड्स आए, so हमें बताया नहीं जाता था। हमें सपोज मैंने देखा मम्मी को कि दीदी को पूजा करना आज अलाउड नहीं है, तो मैं पूछूंगा कि क्यों अलाउड नहीं है, तो मम्मी बहाना देती थी कि दीदी ने आज ये टॉयलेट की है वॉशरूम में जाके, तो आज जिस दिन टॉयलेट करते हैं उस दिन अलाउड नहीं है छूना। तो ये बहाना ये
फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर जाना कि नहीं इसके पीछे ये रीज़न था। एंड देन वो चीज़ें मैंने अपने घर में नोटिस की। सो मैंने सोचा कि मेरे घर में हो रहा है, मतलब सबके घर में ये 100% हो रहा है। या और मैंने नोटिस किया कि लोगों को जो घर में मैन नहीं बोलूँगा, जो घर में बच्चे होते हैं जैसे 16-17 साल 20 साल के लोगों को भी आइडिया नहीं होता है कि पीरियड्स होता क्या है। या सो उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे इस पे एक रैप लिखना ही चाहिए। सो देन मैंने जैसे ही मुझे टॉपिक मिला है मैंने लिखना स्टार्ट किया। एंड देन ओके। वो पूरा प्रोसेस चालू हुआ पीरियड्स का। मतलब इस रैप को लिखने के पीछे आपकी सिबलिंग्स ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया है, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया है? या सो फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है मेरे साथ। Okay. क्योंकि जब से बिना फैमिली का सपोर्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इफ़ फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है देन आपको उनका रिस्पेक्ट और उनका ट्रस्ट जीतना होगा कि वो आपको सपोर्ट करे कोई भी चीज़ को लेके। सो फैमिली का सपोर्ट था हमेशा से। वो मैंने जब मैं क्रिकेट की तरफ था तो क्रिकेट के लिए भी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया था। एंड देन जब रैप करने पे आया तो फैमिली का था कि ठीक है कर रहा है अभी स्टार्ट में, ठीक है करने दो क्या है। एंड देन जब देखा उन्होंने कि हाँ अच्छा कर रहा है तो किसी ने कुछ ऐसा टोका नहीं। एंड देन जब मैं गाना भी बनाता था, इवन मैंने जब पीरियड्स गाना बनाया मैंने घर पे सुनाया। ओके। सो मम्मी लोग शॉक में थे कि इसको ये कैसे पता, ये कैसे लिख रहा है ये सब। सो वही है कि आप बाहर दुनिया में देखते हो चीज़ें, जो चीज़ें आप देखते हो वही आप लिखते हो। सो वो चीज़ें देख रहा था मैं अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में। देन मैंने सोचा कि नहीं मुझे लिखना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है मेरे साथ। मेरे पापा हमेशा से सपोर्टिव रहे, मेरी मम्मी हमेशा से सपोर्टिव रही है। मेरी बहन लाइक आई मेंशन की उसने मेरा पूरा कॉलेज का फीस खुद पे किया है। ओके। सो हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा है, तभी आज तक मतलब मैं इतना मुंबई में आके रह पा रहा हूँ एंड रैप कर पा रहा हूँ। ओके। मतलब मैंने रिसर्च में देखा है कि जो आप रैप के लिरिक्स लिखते हो वो आपके आसपास की सिचुएशन, सोसाइटी के जो बातें होते हैं उससे रिलेटेड आप लिरिक्स बनाते हो। तो ये क्या ट्रू है सर? सो गानों में आप जितना सच्चाई दिखाओगे ना, जितना लोग सपोज कोई गाना सुन रहा है और जितना वो चीज़ को सुनते वक्त उस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि हाँ ये चीज़ होता है, जो ये बोल रहा है सच है। सो लोग जितना रिलेट करेंगे चीज़ों से वो उतना उसे शेयर करेंगे और इतना उससे प्यार दिखाएंगे। सो मेरा बेसिक फंडा यही रहता है गानों का कि रिलेटेबल होना चाहिए लोगों के साथ। सपोज मैं कोई गाना लिख रहा हूँ एंड आप वो सुन रहे हो बट आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको बाद में नहीं सुनोगे, एक बार सुन के छोड़ दोगे। सो जितना रिलेटेबल म्यूजिक बनाना है उतना ही वाइडर ऑडियंस तक पहुंचता है वो। सो रिलेटिविटी इज द फैक्टर कि रिलायबल रहने के लिए रिलेटेबल म्यूजिक बनाना पड़ेगा। मतलब मोस्टली जो रैप्स होते हैं आइदर वो लव के बारे में होते हैं या ब्रेकअप्स के बारे में होते हैं मोस्टली। एंड वो कुछ रैप्स ऐसे होते हैं कि वो समझ में भी नहीं आते हैं। तो आपकी जो रैप स्टाइल है इट्स टोटली डिफरेंट। तो जो रैप्स मैंने बताया अभी, तो इनमें और इनमें डिफरेंस क्यों है ऐसे? एंड क्या रैप में भी और डिफरेंट टाइप्स है? रैप में देखिए बहुत सारे सब जॉनरास है। सो लाइक यू मेंशन कि लव और ब्रेकअप टाइप वो एक अलग स्टाइल हो गया। एंड देन जो कुछ समझ नहीं आता है वो फास्ट पेस रैप होता है, वो उसे चॉपर रैप कहते हैं। सो यू टिपिकली भी मोस्ट ऑफ द रैप बहुत स्पीड में ही रहता है। रैप इस रिदम के साथ वो स्पीड मेंटेन होती है। सो इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द रैपर्स यही करते हैं कि जैसे ही बीट फ्लो हो रहा है पीछे टक 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 बज रहा है उस स्पीड के साथ वो वर्ड्स फिल करते हैं। तो इसलिए जो अगर कोई जनरल ऑडियंस है जिसने पहले रैप सुना नहीं है तो उसे वो कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर पहली बार सुन रहा है तो। सो वो भी एक डिफरेंट नीश है कि जो फास्ट रैप सुनना चाहते हैं वो मतलब फास्ट रैप यूजुअली वही सुनते हैं जो ऑलरेडी रैप में घुसे हुए बहुत सालों से एंड वो ऑलरेडी रैप म्यूजिक कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें वो सब चीज़ समझ आता है एंड उन्हें और मज़ा आता है। सो फास्ट रैप का एक और एडवांटेज है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वापस 2-3 बार सुनते हो उस चीज़ को कि इसने बोला क्या, मेरे तो सर से ऊपर से चला गया, बोला क्या, वापस सुनना पड़ेगा। सो वो एक अलग जॉनरा हो गया। लव एंड ब्रेकअप अलग जॉनरा हो गया। मैं जो करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉन्शियस हिप हॉप है। सो कॉन्शियस हिप हॉप इज लाइक जो सोसाइटी में हो रहा है, जो आसपास हो रहा है उन चीज़ों पे बात करना, प्रोटेस्ट पोएट्री करना। सो मुझे भी ऐसा एक अपना साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं ले जाना कि सिर्फ मैं कॉन्शियस हिप हॉप ही करूँगा, बट मैं खुद अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वर्सेटाइल बनाऊँगा कि हर एक टाइप का रैप मैं कर पाऊँ।
ओके। अपने आप को ऐसा है कि बॉक्स में नहीं रखना है कि सिर्फ इसी साउंड का इसी टाइप का रैप करना। सो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं अभी जो जितने भी बाकी इसके बाद जो गाने आने वाले हैं वो इन जैसा नहीं है, जो अभी ट्रांसजेंडर और पीरियड से वैसा नहीं है, एकदम अलग है। ओके। सो कुछ ऐसा इमोशनल साइड में है, कुछ लव साइड में भी है, कुछ एकदम हार्डकोर रैप टाइप में भी है जो कुछ समझ नहीं आएगा, इतना फास्ट है। ओके। सो वही है कि जितना रैप के सब जॉनरास है वो सब एक्सप्लोर करना है मुझे। अभी जो पीरियड्स का रैप है उसके पीछे का रीजन आपने बताया है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्रांसजेंडर सॉन्ग जो अभी आपने रिसेंटली 1 मंथ एगो अपलोड किया है? वो सॉन्ग, वो रैप बनाने के पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? या सो लाइक आई मेंशन 2022 में मैं मुंबई आया, ठीक है। या सो नागालैंड में भी रहता था ऐसा कि ट्रेन में आप जब ट्रैवल करते हो तो दिखते हैं या ट्रांसजेंडर्स ट्रेन में मांगते हुए पैसे। सो मुंबई में आने के बाद बहुत ज़्यादा दिख रहा था मुझे। जब भी लोकल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं लोगों से। एंड देन मुझे एक टाइम पे ऐसा हिट हुआ कि अभी भी पैसे क्यों मांग रहे। देन आई रियलाइज्ड कि इन्हें जॉब ही नहीं दिया जा रहा है। द मेन रीजन बिहाइंड ट्रांसजेंडर्स बेगिंग इज दैट उन्हें अभी भी जॉब नहीं दिया जा रहा है, भले ही एक्सेप्टेंस हो गई है। 2014 में पहला बिल पास हुआ था, ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट एक्ट। एंड देन उसके बाद 2019 में भी एक बिल पास हुआ था। भले ही सोसाइटी ये बोलती है कि नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसजेंडर ये वो, बट अभी भी है डिस्क्रिमिनेशन है। अभी भी लोग नहीं चाहते कि ट्रांसजेंडर्स को हायर करें। भले अभी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, गूगल हो गए या फिर जितने नामी नामी कंपनीज है, वो एक कोटा रख रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, जैसे मेन वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो। हाउएवर एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड हुआ नहीं है अभी तक। इंडिया में भी सपोज कोई घर है या फिर कोई ऑफिस है तो वो नहीं चाहेगा कि उसके ऑफिस में कोई एक साड़ी पहन के आए और काम करे। सो ये डिस्क्रिमिनेशन यही इसी चीज़ पे आ जाती है कि उनके बेस पे, उनका जो हुलिया है उसके बेस पे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं ये ट्रांसजेंडर है, इसके नहीं, इसे छूना नहीं है, ये हमारे ऑफिस में आएगी तो ये हो गया, ये होगा, ये होगा, वो होगा। उसके वजह से मेन पर्पस यही था कि इनको जॉब्स नहीं मिलता है। एंड देन मुझे लगा कि नहीं, जो लास्ट मेरा ट्रैक था पीरियड्स, उसके बाद मैं ऐसा टॉपिक्स ढूंढ रहा था कि ऐसा टाइप का कि इसे ऐसा कैसा टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा एंड देन बात करना ज़रूरी है। सो पीरियड्स के बाद मुझे क्लिक हुआ कि मुंबई में आने के बाद कि हाँ, ट्रांसजेंडर एक टॉपिक मिला है मुझे कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा है एंड देन उस पर मैं बात कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द गाने ऐसे ही होते हैं कि रियलिटी बेस्ड। सो मैंने वहाँ से मुझे आइडिया है कि नहीं, इस पे मुझे लिखना चाहिए। एंड देन उस पर थोड़ा मैंने रिसर्च किया, अपने आप को थोड़ा एजुकेट किया ट्रांसजेंडर्स में कितने टाइप होते हैं। ये जैसे ट्रांसजेंडर्स में ट्रांसमैन होता है, ट्रांस वुमन होता है, नॉन बाइनरी होता है। सो अपने आप को एजुकेट किया, कुछ वेब सीरीज़ देखी, जैसे ताली करके वेब सीरीज़ है सुष्मिता सेन की, फिर एक हड्डी मूवी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, दोनों ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ही है, वो किया। एंड देन जितना आप मुंबई के लोकल्स में ट्रैवल करोगे ना, उतना आपको उनका दर्द दिखेगा कि वो क्यों चीज़ कर रहे हैं अभी भी। एंड उतना वो जो सफ़र करते हैं डेली, वो चीज़ दिखेगा आपको। सो वहाँ से ही वो आइडिया है। एंड देन वो टॉपिक मिला एंड देन मैं उसे लिखने बैठा। सो लाइक आई मेंशन कि जैसे मुंबई आया तो तब मेरे दिमाग में आया था। सो ये गाना है, भले ही अभी रिलीज हुआ है बट इसे लिखा मैंने 2 साल पहले था। हाँ, सो 2023 में ये गाना लिख के रेडी हो गया था। बट उस टाइम पे मेरे पास, उस टाइम पे जस्ट कॉलेज में था। सो मेरे को ऐसा नहीं था कि ये गाना ऐसे ही अपलोड कर देना। मेरे को था कि जैसा विजन है एकदम वीडियो में मैं खुद एज अ ट्रांसजेंडर गेटअप लेके करूँ। क्योंकि जब तक आप लोगों के शूज़ में उतर के नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो यही था। देन उस टाइम पे यही था कि वीडियो बनाना इसका अच्छे लेवल पे, जैसे बॉलीवुड पे वीडियोस बनते हैं वैसा चाहिए। सो उसके लिए सोचा कि उसके लिए पैसे लगेंगे। तो पढ़ाई कंप्लीट किया, जॉब पकड़ी, जॉब से पैसे सेव किए एंड देन पैसे सेव करके इनफ अमाउंट जब सेव हुआ तब इसका वीडियो पे काम चालू किया। एंड देन जैसे वीडियो पे काम चालू हुआ 1 महीने में वीडियो रेडी एंड देन 15 अगस्त को रिलीज कर दिया। मतलब आपकी मेहनत पे ऑफ कर दिया है। यस। ओके, हाउ डिड यू फील? मतलब आप खुद एक ट्रांसजेंडर के तरह गेटअप होके जो सॉन्ग बना रहे थे, तो लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था जब आपको देख रहे थे? यस, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में मैं चाहता था कि आज मैं पॉडकास्ट में बात करूं। कि जब मैं इस गाने का वीडियो शूट कर रहा था ना,
सो मैं खुद ट्रांसजेंडर्स का गेटअप लेके घर से निकल रहा था। सो जब आप गेटअप लेके निकलते हो ना, आपको दिखता है कि लोग एक ट्रांसजेंडर को कैसे देखते हैं, कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। मैं जस्ट अपने शूट के लोकेशन से बाहर निकला, हम लोग एक टपरी पे बैठे थे, मेरा एक दोस्त था। सो मैं ट्रांसजेंडर के गेटअप में ही था, साड़ी में था, एंड देन मैं वो बैठा था मेरे साथ में। सो मैं चाय पी रहा था, तो मैं आजू बाजू देखा, जिधर भी जा रहा हूँ शूट में 1000 लोग ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। कोई ऐसा लुक दे रहा है, कोई जैसे ना, जैसे मेरे को, मैं भले एक लड़का हूँ बट मेरे को वो डर फील हुआ, पता है कि लोग इतनी गंदी नजर से कैसे देख रहे हैं। मतलब रियल जो ट्रांसजेंडर है उन्हें कैसा फील होता हाँ, उन्हें कैसा फील होता होगा। सो उस जब मैं शूट कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि उनका रियल लाइफ सिचुएशन कितना डिफिकल्ट है। सो जब मैं वही जो मेरा दोस्त बैठा था, मैं उसको बता रहा, तभी उसको ही पहली बार बता रहा था कि अभी मैं जब गेटअप लेके जब ये वीडियो शूट कर रहा ना, आजू बाजू लोगों को देख रहा हूँ कि लोग घूर कैसे रहे हैं मुझे, तब मुझे उनका दर्द फील हुआ कि एक्चुअल में कितना डिफिकल्ट है एक ट्रांसजेंडर होना। सो वही कि ट्रांसजेंडर की लाइफ, जैसा अपन सोचते हैं कि अपन जितना खुशी से, जितना भले ही हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, हमें सब कुछ मिला गया है, उनके साथ वैसा नहीं हुआ है। या मतलब रिसेंटली आई हैव डन अ पॉडकास्ट विद ट्रांसजेंडर, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसे आई कांट डाइजेस्ट, मुझे क्या बोलूँ, उन्हें क्या रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा था। एंड उनका जो सिचुएशंस था, इट टोटली कनेक्ट्स विथ योर सॉन्ग, मतलब आपका जो रैप है उससे बहुत गहराई से कनेक्ट होता है। एंड आई फेल्ट दैट हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आपका जो फर्स्ट मतलब एक वीडियो फॉर्मेट में जो रैप आया था वो पीरियड्स वाला, तो आपने किस तरीके से स्क्रीन प्ले, लिरिक एंड बीट सब कुछ मैनेज किया है इसे? सो पीरियड्स का तो जब गाना लिखा था मैं, उस टाइम पे जस्ट मैं रैप चालू किया था, 1 साल ही हुआ था मेरे को रैप चालू करके। एंड देन उस टाइम पे नागालैंड में ही रहता था मैं, सो उतने रिसोर्सेस नहीं थे हमारे पास। सो उस टाइम पे बट ये था कि सब कुछ खुद से करूँगा, क्योंकि वो जो फर्स्ट गाना मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया था मेरे को कि ये क्या रिकॉर्डिंग है, कैसा साउंड करना, घटिया साउंड कैसे कर रहा है। सो मैं तभी डिसाइड किया था कि खुद सीखूंगा यूट्यूब पे, और खुद ही अपने गाने मिक्स मास्टर और खुद ही एडिट करके डालूंगा। सो वहाँ से ये आया कि जैसे ही वो गाना लिख के रेडी हुआ, सो उसका रिकॉर्डिंग के लिए मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करता था। सो फ़ोन पे वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया, एंड देन फ़ोन पे पूरा रैप रिकॉर्ड किया। उसके बाद फ़ोन पे रिकॉर्ड करने के बाद एक ऐप आता था उस टाइम पे, काइंड मास्टर। सो काइंड मास्टर पे मैं वो काइंड मास्टर एक टूल देता था हम लोग को कि आप एक ऑडियो को कहीं भी कट करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे, एंड देन उस पर रिवर्ब लगा सकते हो, उस पर EQ कर सकते हो। तो मेरे को लगा कि यार इतना फीचर दे रहा है, फ़ोन पे दे रहा है, तो इससे बेस्ट वो कुछ नहीं है। सो वो गाने को मैंने फ़ोन पे ही काइंड मास्टर पे मिक्स मास्टर किया था। सो फ़ोन पे ही, भले काइंड मास्टर पे ऑडियो अलग से एडिट नहीं होता, आपको एक ब्लैंक कलर डाल के या फिर कोई एक फ्रीज फ्रेम डाल के उसके नीचे वो ऑडियो के साथ खेलना पड़ता है। तो उस पर वो ऑडियो डाला, उसका म्यूजिक डाला, उसको कट्स लगाए, जहाँ जहाँ पे कट्स थे, जहाँ जहाँ पे रिवर्ब चाहिए था वो सब डाला, एंड देन ऑडियो को मिक्स मास्टर किया, एंड देन उसको एज ए वीडियो एक्सपोर्ट होता है वो। सो एज ए वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वीडियो टू MP3 कन्वर्ट किया, फिर जहाँ वहाँ से उसका ऑडियो रेडी हुआ। जैसे ही ऑडियो रेडी हुआ उसके बाद वीडियो का कॉन्सेप्ट डिसाइड कर रहा था मैं कि क्या हो सकता है इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। सो उस वीडियो में जो लड़की की एक्टिंग कर रही है वो मेरी बड़ी दीदी है। ओके, इन द वीडियो? हाँ, इन द वीडियो जो एक छोटी बच्ची का एक्ट कर रही है वो मेरी बड़ी दीदी है। सो उसका कॉन्सेप्ट ही उसने हेल्प किया था उसमें कि ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं। एंड देन वो पूरा वीडियो हमने फ़ोन से शूट करके और फ़ोन पे ही एडिट करके उसे अपलोड किया था। मतलब आपके घर वालों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है? घर वालों का सपोर्ट स्टार्ट से रहा है, इसलिए अब तक कर पा रहे हैं। अभी अगर हम पीरियड्स की रैप ले एंड ट्रांसजेंडर की, तो ह्यूज डिफरेंस है। यस। तो ये डिफरेंस आपने कैसे क्रिएट किया है, कि क्या प्लानिंग रखा है आपने ट्रांसजेंडर की रैप के लिए? सो वही है कि जब नागालैंड से यहाँ मूव हुआ ना, तो मैं हॉस्टल में रह रहा था यहाँ पे। तो हॉस्टल में जो मेरा कॉलेज था वो पनवेल में था, तो वहाँ पे बहुत आउटस्कर्ट एरिया था वो। सो वहाँ से आप ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते, हॉस्टल में ज़्यादा अलाउड नहीं रहता था कि बाहर जाके आओ, इतना अप डाउन करो। सो हॉस्टल में रहने की वजह से मैं ऐसा रेस्ट्रिक्ट हो गया था, बट मैं अपने स्किल पॉलिश करते जा रहा था उस टाइम पे। सो वही है कि मेरे को
एज अ गाना रिलीज करने के लिए ऐसे बस ऐसे डालना है, ऐसे नहीं डालना था, जैसे पीरियड डाल दिया था वैसा नहीं डालना था। जो भी डालना है हाई क्वालिटी डालना है, Okay. क्योंकि लोगों को आप क्वालिटी दोगे तो ही लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। और जब तक आप लोगों को ये नहीं दिखाओगे कि हाँ ये बंदा सीरियस है, ये जो भी कर रहा है एकदम हाई क्वालिटी कर रहा है, एकदम टॉप काम कर रहा है, तो लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। सो इसके बाद मैंने ऐसा बहुत बड़ा गैप लिया, कहीं पे कुछ डाला नहीं, बट अपना स्किल पॉलिश कर रहा था। लाइक यूट्यूब पे मैं मिक्सिंग मास्टरिंग अपना पॉलिश कर रहा था। तो लैपटॉप तब तक आ गया था। दीदी ने जब कॉलेज मूव करा था तो लैपटॉप खरीद के दिया था। सो लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उस पर अपना स्किल्स पॉलिश करता गया। सो कॉलेज के टाइम पे वही है कि मेन डिफरेंस ये है कि बहुत सीखने को मिल रहा था, वो दिमाग में मैं स्टोर करके रख रहा था कि ये गलती नहीं करना, ये गलती करना, ये गलती नहीं करना। एंड देन जैसे ही कॉलेज पास आउट हुआ, जॉब लिया, तो एक प्लान आ गया था मेरे दिमाग में कि ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड होगा, वीडियो ऐसे रिकॉर्ड होगा, इतना बजट होगा तो ही ये वीडियो ऐसा क्रिएट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो वो सब प्लान आने के बाद जॉब करके पैसे सेव किया। एंड देन जैसे ही पैसे सेव हुए, वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो वही है कि आप पीरियड्स और ट्रांसजेंडर देखोगे तो बहुत वाइड डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक जीरो बजट हो जाता है और एक में बहुत बड़ा बजट इन्वॉल्व है, उसके बाद वो वीडियो शूट हुआ है। सो वही है कि वो ट्रांजिशन को अराउंड 3-4 साल लग गए। सो 3-4 साल भले वेस्ट गए होंगे मेरे हिसाब से, कि मैं ज़्यादा गाने नहीं डाल पा रहा था, रिस्ट्रिक्ट हो गया था, बट वो 3-4 साल में स्किल पॉलिश कर रहा था मैं। सो वही है, वो डिफरेंस अभी दिख रहा है। आपको एक रैप बनाने में क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए होते हैं यूजुअली? सो रिसोर्सेस में आ जाता है अपना स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सो लाइक आई मेंशन कि मैं जब जॉब करना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में था कि मैं अपना खुद का एक स्टूडियो, होम स्टूडियो बनाऊं, कि मुझे किसी और के स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड ना करना पड़े। खुद के स्टूडियो में खुद ही रिकॉर्ड करूँ, खुद ही सब कुछ करके खुद ही सब कुछ करूँ। सो जैसे ही जॉब लिया तो साइड बाय साइड इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए भी पैसे सेव कर रहा था। 6 महीना काम किया एंड देन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए इनफ पैसे सेव हो गए, तो मैं रिकॉर्डिंग एक फ्लैट लिया यहाँ पे थाने में ही। सो उस फ्लैट में एक पूरा रूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाइज सेटअप किया। सो वो पहला रिसोर्सेज है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए एडिट करने के लिए, आपके पास माइक होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए। एंड देन वो रिसोर्सेज होने के बाद ये बस ऑडियो का पार्ट हो गया। ऑडियो होने के बाद अभी वीडियो पे आएंगे, तो वीडियो में तो ऑब्वियसली मेरे पास ना कैमरा है ना कुछ है। सो वीडियो के लिए मैं इस गाने के लिए पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर के लिए प्रोडक्शन हाउस हायर किया था। सो उनके पास सारा रिसोर्सेज रहता है, यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट टू देम एंड दे विल डू एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो वीडियो का रिसोर्सेज, कैमरा से लेके सब कुछ वो प्रोडक्शन हाउस हैंडल कर रही थी। सो इतने रिसोर्सेज होने के बाद एक गाना बनता है एंड देन उसे आप जैसे अपलोड करेंगे, उसको प्रमोट कैसे करना है, इंस्टाग्राम रील्स पे प्रमोट करना है, इंटरनेट पे प्रमोट करना है, तो उसका स्ट्रैटेजी बना के उसके वाइज जाते हैं। मतलब जिस तरीके से आपने एक विजन रखा था इस रैप के लिए, क्या वो फुलफिल हुआ है? यस डेफिनेटली। स्टार्टिंग में जैसे ही ये वीडियो अपलोड किया था तो थोड़ा उदास था कि अरे बस 10 दिन में बस 5000 व्यूज़ है, शिट यार गया नहीं जैसा सोचा था। फिर धीरे धीरे जैसे ही ग्रो होना चालू हुआ एंड देन जोश आया है। जा रहा है जैसा जैसा सोचा था, टचवुड वैसा हुआ। एंड देन जिन लोगों तक पहुंचाना था, जिन लोगों तक दिखाना था ये गाना, उन लोगों तक दिखा। एंड बहुत लोगों के, लाइक आई मेंशन, बहुत लोगों के मैसेजेस आए, ये आए। एंड देन वो गाने के लिए पर्टिकुलरली मैंने एक एनजीओ है मुंबई में, ट्वीट फाउंडेशन करके। सो ट्वीट फाउंडेशन ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए रहता है एंड देन उनका एक गरिमा गृह भी है। सो उनके साथ मैंने कोलैब किया ये गाने के लिए पर्टिकुलरली, ताकि कल को ये ना हो कि मैं भले ही स्ट्रेट हूँ तो कोई एक ट्रांस कम्युनिटी में से मुझे आके ऐसा ना बोले कि तू स्ट्रेट है बट तू हमारे ऊपर गाने क्यों बनाया। सो यही होता है कि मैंने उनका परमिशन लिया, ट्वीट फाउंडेशन से टाई अप किया, उनका परमिशन लिया। मैं उस ट्वीट फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ एलआई। सो उनके लिए मैं एज अ एलआई एसोसिएटेड हूँ। एंड देन उनका गरिमा गृह मैं यूजुअली विजिट करते रहता हूँ। एंड देन जैसे ये गाना बना, उनके पास गया, मैं उनको दिखाया, उनसे अप्रूवल लिया, उसके बाद ये अपलोड किया मैंने गाना। उनका क्या रिस्पॉन्स था? बहुत प्यारा रिस्पॉन्स था, उन्हें बहुत पसंद आया कि उन्होंने जो फेस किया था अभी तक वो चीज़ वो दिख रही थी वो गाने में। सो उन्हें बहुत पसंद आया एंड देन उन्होंने बोला कि यस गो अहेड एंड अपलोड इट। टू बी फ्रैंक, जो आपने रैप बनाया है उनमें एक एक वर्ड बहुत मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेटिव है। आई लाइक द वे यू
जो आपने स्क्रीन प्ले किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। एंड अपार्ट फ्रॉम योर वीडियो और द सॉन्ग, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट ट्रांसजेंडर? लाइक आई मेंशन्ड कि मैं किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। सो भले मेल हो, फीमेल हो, लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, मैं किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। जिनका जो मन है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, वो अपने आप से खुश है, देन व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम। ओके। सो मेरा वही पर्सपेक्टिव है कि जिसको जो बनना है, जिसको जो बन के वो खुश रहना है, उन्हें खुश रहने दो ना। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अभी भी बहुत लोगों के ये रहते हैं कि भले ये गाने में भी अच्छा रिस्पॉन्स गया, बट इनके भी कमेंट्स में आप देखोगे बहुत लोग इसे टॉक्सिसिटी फैलाने आते हैं कि नहीं ये है वो है। जो मैं गाने में एक्चुअली बोला हूँ कि लोग क्या बे छक्के, क्या बे हिजड़े बोल के गाली देते। द आयरनी इज वो सेम वीडियो के कमेंट्स में लोग सेम टाइप कर रहे हैं। सो मैंने वही कि यही इसी चीज़ के बारे में बोला है, सेम चीज़ वापस हो रहा है। बट ठीक है, प्यार जितना हजारों में आ रहा है, एक दो हेट आ रहा है तो मैटर नहीं करता। यस ऑब्वियसली। सो वो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोगों के मन में क्या डाउट है क्या नहीं है। सो until and unless I am happy, until and unless someone is happy being a transgender, and then why the society have a problem? ओके। मैं मतलब आपकी जो रैप है हम यहाँ लाइव पे सुन सकते हैं? मतलब ट्रांसजेंडर या जरूर। सो ट्रांसजेंडर आपको लाइव सुनना है? या सो गाना स्टार्ट होता है। साल था 2014, निकला सुप्रीम कोर्ट में लॉ था जिसमें ट्रांसजेंडर्स को दिया गया थर्ड जेंडर का ओहदा। मानो सालों से मिट्टी में दबा बीच से निकला पौधा जिससे बढ़ना था आगे, पर सोसाइटी ने नहीं दिया मौका। बचपन में घर से निकाले गए थे कह के गंदी औलाद, हम तो जन्मे ही ऐसे थे, ये तो कुदरत का एक तोहफा। हमसे मुंह फेर लेते जैसे मिर्ची का कोई मारा छौका। हमने पेट भरने के लिए शरीर का फिर किया सौदा। हम तो पेट भरने के लिए जाते ट्रेन नुक्कड़ सिग्नल भी, वहां पे कोई देता चिल्लर भी और कोई कहता किन्नर। छी अब तो आदत है जिल्लत की, हमें देता कोई इज्जत नहीं, हमें छूता नहीं कोई व्यक्ति। आखिर हमसे क्यों घिन लगती, हम भी आप जैसे, हमारे अलग रास्ते थे पर ना तो हम भी चाहते थे, पर किस्मत का नहीं साथ वैसे। ये लोग दो मुंह है सांप जैसे, बुलाएंगे ये दुआ देने पर ऐसा कोई नहीं यहाँ पे एक जो आके हमें काम दे दे। हम है ट्रांसजेंडर, हमें काम करना, हमें नई जिंदगी भर बस मांग के पेट भरना। हम है ट्रांसजेंडर, हम पे संविधान, अभी भी सोसाइटी हमें करती अनदेखा। क्योंकि हम है ट्रांसजेंडर, हमें काम करना, हमें नई जिंदगी भर बस मांग के पेट भरना। हम है ट्रांसजेंडर, हम पे संविधान, अभी भी सोसाइटी हमें करती अनदेखा। आपने जो रैप गाया है उसकी एग्रेसिवनेस आपकी आंखों में दिख रहा है। इट्स रियली वाओ, मतलब आपने गाना बूम कर दिया है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब तक आप उस गाने को फील नहीं करोगे, उस एग्रेसिवनेस और उस दर्द के साथ नहीं गाओगे, तब तक वो लोगों को कनेक्ट ही नहीं होगा वो चीज़। सो इवन इफ इज अ लाइव परफॉर्मेंस आल्सो वी हैव टू स्पिट इट लाइक दैट। ओके। पहले कभी आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस दिया है सर? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं बोला कि कंपटीशन वगैरह में पार्ट करता था, सो वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंसेस देते देते, स्टेज फेयर तो कभी था ही नहीं वैसे, बट स्टेज परफॉर्मेंस देते देते और स्किल इम्प्रूव होता है लाइव परफॉर्म करने का। सो वहाँ से वो डेवलप होते गया। मुंबई में आने के बाद साइफर्स में जाता था। सो साइफर क्या होता है कि बहुत सारे रैपर्स एक जगह पे आते हैं, एक सर्कल फॉर्म करते हैं, एंड कोई एक बीट बॉक्स करता है, उसके ऊपर लोग रैप करते हैं। सो उस पर आप जितना परफॉर्म करोगे उतना आपका लाइव परफॉर्मेंस स्किल इम्प्रूव होता है। सो साइफर जाता था, एंड देन जब नागालैंड में था तभी भी एक दो शोज मिलते थे। सो वो शोज में जाके परफॉर्म करता था, क्लब में परफॉर्म करता था। सो परफॉर्म कर करके लाइव परफॉर्मेंस स्किल्स थोड़ा बहुत तो बेटर है, बट और अभी इम्प्रूव करना है इसे। ओके। मतलब हर फील्ड में किसी को मतलब एक इंस्पिरेशन होता है। अगर आप एक किसी भी फील्ड चूज करोगे तो एक इंस्पिरेशन होगा। वैसे आपका इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड में? रैप में देखिए, माय वन एंड ओनली इंस्पिरेशन जिसे मैं भगवान मानता हूँ रैप में, वो है एमिनम। ओके। सो एमिनम मेरे लिए रैप गॉड है। उसका एक गाना भी है जिसका नाम रैप गॉड है। सो वो बंदा जिस लेवल पे रैप करता है, एंड देन जितने कम्प्लेक्सिटी से रैप करता है ना वो, लाइक आप उसके, भले ही आप एक नॉर्मल लिसनर हो, बट जब आप जितना ज़्यादा उसे लिसन करोगे, उसके लिरिक्स सुनोगे ना, वो बंदे के एक एक लाइन में 3-4 मीनिंग होते हैं। एक लाइन के 3-4 मीनिंग होते हैं, एंड देन वो एक लाइन
मल्टीपल, जैसे रैप में क्या होता है, अगर आपको एक टेक्निकल रैप लिखना है ना, उसमें क्या होता है कि सिलेबल्स राइम करने होते हैं। सपोज अगर कोई जनरल गाना है तो बस लास्ट का एंडिंग वर्ड राइम होता है, एंडिंग वर्ड राइम होता है। बट और उसको टेक्निकल करोगे और उसको हार्ड करना चाहोगे तो सिलेबल्स राइम करते हैं। जैसे हम है ट्रांसजेंडर, हम में काम करना, सो हम है ट्रांसजेंडर, 5 सिलेबल हुआ ना, हम में काम करना, 5 सिलेबल हुआ। तो ये वो बंदा जो करता है, एमिनेम इज लाइक, वो पूरा सेंटेंस राइम करता है। जैसे वो एक लाइन बोलेगा, उसी लाइन को सेम पूरा A to Z सेम राइम करता जाएगा एंड तक। एंड वैसा स्किल मैंने आज तक इंटरनेशनल हिप हॉप में या फिर इंडियन हिप हॉप में किसी का नहीं देखा है। इसलिए लाइक आई सेड, जो मेरा होम स्टूडियो भी है, एक पूरा वॉल एमिनेम के पिक्चर से भरा है। सो आई लुक एज एन इंस्पिरेशन ऑल्सो। एक सपना है कि उसका एक बस एक कॉन्सर्ट देखना है, एक बार उसे लाइव परफॉर्म करते देखना है बस। आई एम सॉरी, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट हम चाहते कि उनकी जो रैप बेस है वो आपके थ्रू भी एक बार सुने। तो मतलब कोई प्लान है कि आप उनकी तरह का भी एक रैप बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर? उनकी तरह का देखिए, रैप मोस्टली टेक्निकल और वैसा टाइप का ही होता है। जो मेरे लाइंस में भी मैं जो रैप लिखता हूँ उसमें एक झलक आपको एमिनेम का दिखेगा ही, क्योंकि मैं भी ट्राई करता हूँ उसके जैसा कि जो बोला ना, मल्टीपल राइम स्कीम्स, 5 स्कीम, 6 सिलेबल राइम करना, वो मैं भी अपने गानों में ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना टेक्निकल करूँ, ये करूँ वो करूँ उसके जैसा। बट वही है, इंस्पिरेशन हर जगह से लिया जाता है, कोई एक आर्टिस्ट से लिया नहीं जाता। सो एमिनेम हो गया बाहर में, केंड्रिक लमार हो गया, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड रैपर्स हैं जिनसे इंस्पिरेशन, जितने म्यूजिक सुनोगे उतना इंस्पायर होते जाओगे। एंड देन इंस्पिरेशन का कोई लिमिट नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान भी आपको इंस्पायर करके चला जाएगा। अगर हम रैप की बात करें तो बहुत लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है कि मतलब वो लोग वल्नरेबल वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड मिसबिहेविंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये रैप कैसे हो सकता है, ये कोई गाना है क्या? ऐसे एक कमेंट्स हमको सुनने को मिलता है। सो हाउ डू यू डिफाइन इट? देखिए, लोगों का सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। सो एक आर्टिस्ट जिस टाइप का म्यूज़िक बनाता है उसका अलग अलग ऑडियंस होता है। सो लाइक यू मेंशन कि रैप में मोस्ट ऑफ द टाइम रैपों में गालियाँ होती है, वल्गैरिटी होती है। आई डू एग्री विद दैट, बट वही है कि हर चीज़ का एक ऑडियंस है। सो उस टाइप का रैप एक पर्टिकुलर ऑडियंस सुनना पसंद करता है, इसलिए वो लोग, वो जो मास ऑडियंस है ना, वैसा टाइप का रैप पसंद करती है। इसलिए जो सारे रैपर्स है जो भी अभी बिगनिंग स्टेज पे या फिर जो भी टॉप के रैपर्स उस टाइप का ही बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उससे व्यूज़ आ रहे हैं, उससे स्ट्रीम्स आ रहे हैं। सो वही है कि हर एक का पर्टिकुलर टेस्ट है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट लाइक ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैप, देन इट्स हिज और हर चॉइस कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लिसन इट। दैट्स अ सिंपल फंडा। सो हर एक चीज़ का पर्टिकुलर ऑडियंस है, वैसे टाइप का और रैप सुनने का एक पर्टिकुलर लिमिटेड ऑडियंस है। एक जैसे कमर्शियल गाने होते हैं वैसा टाइप का एक जनरल ऑडियंस है जो बस कमर्शियल गाने सुनते हैं। हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक्स जैसे जिसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ होती है, बहुत सारे डीपर लेवल्स होते हैं रैप के, उसकी एक अलग ऑडियंस है। सो वही है, वो पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरह के म्यूज़िक पसंद करना चाहते हो, किस तरह का म्यूज़िक सुनना चाहते हो। अनटिल अनलेस इफ़ यू डोंट लाइक द म्यूज़िक, जस्ट स्किप इट, डोंट लिसन टू इट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी वन मोर पॉइंट कि जब हम रैपर नाम सुनते हैं तो एक क्रिंज जैसी एक प्रोफाइल आ जाता है कि लंबे लंबे बाल एंड गले में चेन्स एंड नॉन कॉम्बिनेशन ड्रेसेस पहनते हैं। तो आपको देख के ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो रैपर है या आप रैपर, मतलब यू लुक सो सिंपल। तो एक रैपर को वैसे एक प्रोफाइल बनाना इम्पोर्टेंट है, आप क्या बोलते हैं इसके ऊपर? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं जब स्टार्ट करा था ना रैप, मेरा थॉट ही हमेशा रहता है कि स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और मेरे को जो नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स रहते हैं वो स्टीरियोटाइप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जितना रहूँ आउट ऑफ द बॉक्स रहूँ, जिस साइड फ्लो जा रहा रहेगा उसका उल्टा जाऊँगा मैं, ऐसा रहता है। सो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि एक पर्टिकुलर रैपर का स्टीरियोटाइप बन गया कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे बात करते हैं, 90% ऑफ द रैपर्स स्मोक करते हैं, 90% ऑफ द रैपर्स दारू पीते हैं। मेरे को कोई भी मिलता है बोलता है तू रैपर है, तू तो गांजा पीता ही होगा, तू तो दारू पीता ही होगा। मैं बोला ब्रो, आई हैव नेवर टच्ड ए सिंगल थिंग इन माई लाइफ,
सो वही है, सेल्फ कंट्रोल की बात आ जाती है, वो अलग ही बात है। बट वही है कि मुझे कभी भी एक पर्टिकुलर जैसा रैपर का स्टीरियोटाइप है कि ऐसा दिखेगा, ऐसा लंबा बाल रखेगा, ऐसा चेन पहनेगा मोटा मोटा, वैसा मेरे को पसंद ही नहीं है। ओके। सो अनटिल अनलेस आई एम हैप्पी विद माई ड्रेसिंग सेंस एंड मेरे को वैसा दिखना भी नहीं है, मुझे जो पसंद है मैं वो पहनूंगा, फिर भी मैं एक रैपर रहूँगा। ओके। ये पर्सपेक्टिव है मेरा। अभी मैं कुछ रैपर्स के नाम कहूँगी, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन देम, बताइए। सो नंबर 1 विल स्पीक अबाउट बादशाह। बादशाह इज़ अ ग्रेट जीनियस इन माई माइंड, बिकॉज वो बंदा जितने सालों से रेलिवेंट है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, एंड जो भी गाना डालता है वो उसने वो क्या बोलते हैं ना उसको, सीक्रेट सॉस, सीक्रेट जो गाना हिट होने का सीक्रेट सॉस होता है वो उसको अच्छे से पता है कि ये गाने को हिट कैसे कराना है, वायरल कैसे कराना है, जो हर एक बंदे का बस नहीं है। भले लोग उसे ट्रोल करते हैं कि खाली कमर्शियल म्यूजिक बनाता है, ये तो कोई भी कर लेगा, क्या है खाली राइम करना है। कहने के लिए बहुत इजी है, अगर आपको आता है तो आप करके बना दो और हिट हो जाओ। या वो लोग बोलने को बोलते हैं कि बहुत इजी है, बहुत क्रिंज म्यूजिक बनाता है, बट अब बस फ्री का पैसा छाप रहा है। इतना इजी नहीं है जितना कमर्शियल म्यूजिक लगता है, उसमें भी 100% दिमाग, 100% म्यूजिक सेंस होना चाहिए एक आर्टिस्ट को, कि ये गाना कैसा रहेगा जो मास ऑडियंस को पसंद आए एंड मास ऑडियंस पे वाइब करे एंड हर एक गाना हिट हो। ये हर एक किसी की बात नहीं है। भले लोग सालों सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में रहते हैं, बट कोई भी एज बादशाह जितना रेलिवेंट रहा है, 10 साल 11-12 साल हो गए उसको, अभी भी हिप हॉप सीन में अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी अगला गाना डालता है, हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है। सो वो चीज़ करना इजी नहीं है, एंड बादशाह के लिए रिस्पेक्ट है ऑलवेज। ओके, नंबर 2 इज MC Stan। MC Stan लाइक मेरे लिए वो बंदे के लिए बहुत, मेरे माइंड में वो बंदे के लिए बहुत रिस्पेक्टेड हो। MC Stan को भले लोग बहुत ट्रोल करते हैं, कि ट्रोल क्या, बहुत लोग हेट करते हैं अननेसेसरी, कि कैसा लिरिक्स लिखता है, कैसा गाने बनाता है, इतना घटिया गाना। लाइक आई मेंशन कि हर एक गाने का एक नीश होता है, वो नीश को वो गाना पसंद आता है। सो MC Stan का भले आप अभी के म्यूजिक या फिर जो लोग क्रिंज म्यूजिक बोलते हैं, एक म्यूजिक क्रिंज तभी होता है जब वो हिट हो जाता है, लोग इतना ज्यादा बजाने लग जाते हैं कि लोगों को सुन सुन के वो क्रिंज हो जाता है। सो वो हिट हुआ मतलब वो आर्टिस्ट में पोटेंशियल है, उसने वो हिट कराया तब जाके वो क्रिंज बना है। हिट नहीं होता तो क्रिंज कैसे होगा वो, कोई लोगों तक कानों तक पहुंचा ही नहीं तो वो क्रिंज कैसे होगा। सो वही है कि MC Stan के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो बंदा अपने बीट्स खुद प्रोड्यूस करता है, एंड उसका जो बीट प्रोडक्शन का जो सेंस है, MC Stan एंड हनी सिंह एंड MC Stan बेस्ट बीट प्रोड्यूसर्स जो अभी हिप हॉप सीन में। सो वो बंदे का जो म्यूजिक नॉलेज है एंड देन जो साउंड नॉलेज है ना, वो ऑलवेज इंडियन हिप हॉप सीन के आगे ही रहा है। सो आप उनके भले अभी के गाने लोगों को पसंद ना आए, बट पहले जो उसने काम किया है उसकी वजह से ऑलवेज रिस्पेक्ट है उसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू यो-यो हनी सिंह। हनी सिंह तो सब कोई, हर एक बच्चा हनी सिंह का फैन रहा है बचपन से, मैं भी रहा हूँ ऑब्वियसली। जो वो बंदे ने जो हमारे बचपन में जो अपना फेम कमाया बिना यूट्यूब और बिना इंटरनेट के, वो आज के टाइम पे करना बहुत मुश्किल है। ब्लूटूथ में लोग हर एक गली में लोग उसके गाने बजा रहे हैं, एक बंदा एक दूसरे कोने में रह रहा है एंड देन उसके गाने ब्लूटूथ के थ्रू हर एक गली में बज रहे हैं। दैट इज क्रेजी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड वो बंदे में जितना टैलेंट है, जितना उसने कमाया, डिजर्व इट। इवन आफ्टर अ लीप उनका सेम पोटेंशियल है अभी भी। यस तो आर्टिस्ट का आर्ट कभी नहीं मरता, भले वो गायब हो, भले लोग उसका कॉपी करने का ट्राई करे, बट जो उस आर्टिस्ट का आर्ट है, उसके अंदर जो टैलेंट है, वो कभी मरेगा नहीं। भले टाइम के बाद आए एंड देन ऑलवेज बैंगर के साथ आए। मेंशन एनी 2 सॉन्ग्स यू लाइक ऑफ यो-यो हनी सिंह। हनी सिंह के आई विल से देसी कलाकार में एल्बम जो थी, उस एल्बम में 2 गाने हैं, 1000 माइल्स और चल मेरे घर। सो वो दोनों गाने बहुत कम लोगों को पसंद आएंगे वो एल्बम में, बट मुझे वो गाने बहुत पसंद आए थे, क्योंकि वो गाने फ्यूचरिस्टिक थे। उस टाइम पे जो उसने वो गाने बनाए हैं ना, वो आजकल की ऑडियंस वो गाने बनाने की ट्राई कर रही है। सो टाइम के बहुत अहेड उसने वो गाना बनाया है। सो वो दोनों गाने मेरे उस एल्बम से फेवरेट है, एंड टॉप 2 सॉन्ग्स में आएगा हनी सिंह के मेरे। ओके, व्हाट डू यू से अबाउट रफ्तार? रफ्तार ऑब्वियसली जो मैंने पहले बात की है कि जो टीवी में मैंने रैप देखा था, वो रफ्तार का ही रैप था। वो रफ्तार और एमिवे का बीफ था, एंड देन वो रफ्तार का रैप MTV के चैनल पे वो
चल रहा था, तो वहीं से स्टार्ट हुए। ऑब्वियसली रफ्तार का बहुत बड़ा रोल है मेरे रैपर बनने में भी, कि भले जो MTV हसल में शो देख रहा था उसमें भी जज रफ्तार ही था। ओह। सो वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड देन वो बंदा जितना मोटिवेट करता है ना आपको, भले अपने गानों से हो, भले उसके कोई कई लाइव स्ट्रीम कर रहा हो या फिर कोई स्टोरी डाल रहा हो, ओके। मोटिवेशन के लिए हमेशा रफ्तार। एंड देन उस रफ्तार का एक गाना है नेवर बैक डाउन। ओके। सो आप अगर वो गानों को सुनोगे ना, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फीलिंग लो इन लाइफ, लिसन टू दैट सॉन्ग, यू विल फील एनर्जी एंड you will feel like नहीं, आई हैव टू गेट बैक डाउन। ओके। सो नेवर बैक डाउन इज़ माई फेवरेट ट्रैक, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लो फील होता है ना कि नहीं यार मोटिवेशन नहीं आ रहा, कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, लिसन टू दैट ट्रैक एंड बैक टू फॉर्म। ओके। हमारे इंडिया के जो रैपर्स हैं उनमें आपका फेवरेट कौन है? उनकी गाने 2 लाइन्स गाइए हमारे लिए। सो इंडिया में मेरा फेवरेट रैपर करेंटली है बेला। ओके। सो बेला के जो मैं अपने जो होम स्टूडियो है उसमें पोस्टर्स भी लगा के रखा हूँ वॉल पे। एंड देन जब मैंने द फन फैक्ट इज, जब मैंने ये ट्रांसजेंडर रैप रिलीज़ किया ना, सो ये गाना बेला के फीड तक पहुँचा। ओह माय गॉड। सो बेला ने ये गाने को रीशेयर किया अपने स्टोरी पे, एंड बेला मुझे अभी फॉलो करता है। इट फील्स सो स्पेशल। मैं खुशी से पागल हो गया था उस दिन कि ओके। भाई जिस बंदे के सामने मैं अपने वॉल पे पोस्टर रखा हूँ उसने अभी वो बंदा मुझे अभी Insta पे फॉलो कर follow रहा है। डैम, वो तो पूरा ड्रीम कम ट्रू है। और उसके 2 लाइंस, उसका बहुत बहुत गाने सुने हैं मैं मेरे बेला के। बेला का ऐसा हार्डकोर फैन हूँ। सो इसका एक गाना है, बदले ज़माने तेरे आँखों के काले घेरे, मुझको तू इतना ना सता, तूने जन्नत डुबाई मेरी, बदली निगाहें तेरी, तेरे दीदार को पिया। सो वो बंदे में जितना म्यूजिकल नॉलेज है ना, एंड देन जिस मेलेडी के साथ वो गाना बनाता है ना, उसका मैं ऑलवेज हार्डकोर फैन रहा हूँ। एंड देन वो जो भी गाना बनाता है हमेशा फ्यूचरिस्टिक साउंड है उसका। एंड अभी भी बेला बहुत अंडररेटेड है, अभी भी उससे बहुत आगे जाना है। एंड आई फील लाइक ही विल ब्लो अप इन फ्यूचर। ओके। एंड वन मोर क्रेजी थिंग दैट हर एक रैपर का एक हैंड साइन होता है, जैसे कि यो हनी सिंह का ऐसा होता है, रफ्तार का कुछ ऐसा होता है, MC स्टैन का P होता है। सो वैसे आपका क्या है? Well, like I mentioned कि मैं स्टीरियोटाइप्स के साथ नहीं जाता। ओके। सो जैसे जो बाकी रैपर्स कर रहे हैं मैं वो कर नहीं करता ऑब्वियसली। सो मेरा वैसा कोई हैंड साइन है नहीं कि मैं ऐसा अपना नाम का ये बनाऊँ वो बनाऊँ, कुछ ऐसा हैंड साइन है नहीं मेरा। ओके। इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्टाइल। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कन्वर्सेशन, जो फ्यूचर में मतलब अभी जो हमारे यूथ है, अगर वो लोग एक रैपर बनना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे, ये कैसी इंडस्ट्री है, उन्हें किस तरीके की करियर ऑप्शन होगी? है म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी फील्ड है एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। अनटिल एंड अनलेस आप उस स्किल पे पहुंच जाओ, कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि अब आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप बैठे बैठे 7 पुश्ते खा सकते हो। सो ऐसा पैसा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। बट वही है कि उतना स्किल आना चाहिए, उतना स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। सो एज अ यंगस्टर अभी भी हम सीख ही रहे हैं, अभी भी कुछ उखाड़ा नहीं है, अभी भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। सो अभी भी ग्राइंड चालू है, अभी भी हसल चालू है। जब मैं भी अब अगर मेरे से 5 साल पहले का खुद के गाने सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं बहुत क्रिंज लग रहा है, ये लग रहा है, बट वो चालू नहीं हुआ था तो यहाँ पे पहुँचा नहीं हुआ। सो जितना बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने आप गाने बनाते जाओगे, जितने आप गाने लिखते जाओगे, उतना आपका स्किल पॉलिश होते जाता है। सो जितने आप गाने डालोगे उतना स्किल पॉलिश होगा, उतना आपको रिकग्निशन मिलेगा। जितने आप गाने बनाओगे उतना आपको समझेगा कि किस टाइप के गाने बनाने हैं, कैसा साउंड चल रहा है मार्केट में, कैसा टाइप का गाना चल रहा है, कैसा वायरल सॉन्ग जाता है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है एक गाने का। तो उतना आपको समझ आता है कि नहीं ये म्यूज़िक इंडस्ट्री ऐसे काम करती है, ऐसे गाने बनाने पड़ेंगे, वैसे गाने पड़ेंगे। बट वो ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने आप को म्यूज़िक इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं जाना चाहते, एंड वो उनका यूनिक स्टाइल बन जाता है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं वो। सो उसके वजह से उसका एक नीश ऑडियंस बिल्ड हो जाता है। सो वो भी एक अपना स्टाइल है, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है वो। ओके। व्हाट मेजर एडवाइस वुड यू गिव टू द पीपल हु वांट टू एंटर रैपिंग? मेजर एडवाइस आई वुड से कि इफ़ आपको रैप फील्ड में घुसना है, सो जितना हो सके उतने गाने सुनो। ओके। और गाने सुनो मतलब गाने सुनो बस ऐसे सुनने के लिए मत सुनो।
जो गाने में जब सुन रहे हो आप उसमें नोटिस करो कि गाने में चल क्या रहा है, ओके बीट में क्या चल रहा है, पीछे हाई हेड चल रहे हैं, मल्टीपल। आप एक ऑडियो सुनते हो ना, उसके पीछे मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 50 लेयर्स ऑफ वोकल्स, बीट, इंस्ट्रूमेंटल, ये सब मिला के अराउंड 50 लेयर्स होते हैं एक ऑडियो ओके में। सो आप अगर आप जब तक आप आपके ईयर को ट्रेन नहीं करोगे वैसा कि सुन सुन के कि आपको हर एक एलिमेंट सुनाई दे। ओके एक कहावत भी है कि जिसे हम सुनते हैं वो बहुत देर तक याद भी रहता है एंड अच्छे से समझ में आता है। वही वही। और एक रैप में, रैप ऐसा ऐसा जॉनर है ना जिसमें लोग मल्टीपल चीज़ एक साथ कॉम्पैक्ट करके डालते हैं। सो अब अगर मैं कोई भी एक गाना सुनूँ ना अभी भी, सो हर बार ऐसा होता है कि वो गाने में भले मैं उसको 20-50 बार सुनाऊँ, बट हर बार ऐसा होता है कि हर बार वापस सुनते वक्त कुछ नया सुनाई देता है। अरे ये तो पहले मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ओके सो वही है कि जितना आप सुनोगे उतना आपका स्किल पॉलिश होगा, उतना आप खुद को पॉलिश करते जाओगे, उतना आप ग्रास्प करोगे। लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री इस कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है यहाँ पे सिखाने वाला, आपको खुद ही सीखना है जो सीखना है। सो जितना आप सुनोगे उतना आप खुद को सिखाते जाओगे एंड सेल्फ लर्न इज द बेस्ट। ओके अभी आपके जो दोनों गाने हैं एंड बाकी भी जो आपके रैप्स है जिसे लोग जो प्यार दे रहे, जो सपोर्ट आपको दे रहे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जितना प्यार दिखाया है लोगों ने एंड जितना सपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी भी इंस्टाग्राम पे लोग आके मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्या गाना बनाया है। एंड देन जब मैंने गाना डाला था, जो रील्स डाला था, कमेंट्स में भर गए भाई गूज बम्स गूज बम्स गूज बम्स। सो मोटिव यही था कि लोगों को गूज बम्स देना है। भले ही ये गाना ऐसा नहीं है, जो ट्रांसजेंडर गाना ऐसा नहीं है कि लोग प्लेलिस्ट में डाल के बार बार सुनेंगे, बट एक बार सुनेंगे तो उन्हें शॉक लगना चाहिए ओके कि इतना सच्चाई और इतना रियलिटी कोई कैसे बोल सकता है। सो आई होप वो चीज़ कन्वे हुई, उसकी वजह से इतना व्यूज़ आया एंड देन लोग पसंद कर रहे हैं, अभी भी प्यार दिखा रहे हैं। आई होप और आगे जाए वो गाना। और अभी भले ही 50,000 व्यूज़ बहुत बड़े अभी के लेवल पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद गाना डाला है एंड देन 50,000 व्यूज़ तो बहुत ही बढ़िया हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक पहुँचे ये गाना, क्योंकि अभी इंडिया में लाइक आई सेड कितनी पॉपुलेशन है। ओके सो इसके हिसाब से अभी भी बहुत छोटा नंबर है ये, तो और बढ़ना चाहिए और लोग प्रमोट करना चाहिए। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो इस गाने को, लोगों तक पहुंचाओ। लोगों की मेंटालिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगा। ओके सो यही मोटिव है इस गाने के पीछे का। अभी आपका इस रैप फील्ड में क्या फ्यूचर विजन है सर? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे 5 सालों में? ऑब्वियसली 5 सालों में अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहूँगा। सो मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन यही है कि मैं इंडिया में भले ही कहीं भी जाऊँ, एनी पॉइंट और एनी कोने में जाऊँ, जैसे ही मैं घर के बाहर निकलूँ लोग पहचान ले मुझे। ओके सो वो मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है कि आप कहीं भी जाओ, लोग आपके बाहर निकलते ही लोग पहचान ले। सो जब तक मैं उस विजन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं रहूँगा, तब तक वो भूख चलती रहेगी, वो ग्राइंड चलता रहेगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट 5 साल में आई होप कि सब कुछ बढ़िया चले एंड देन ये रैप के साथ साथ जॉब ना करना पड़े मुझे खुद को सरवाइव करने के लिए, एंड देन रैप से इनफ पैसा आ रहा हो कि रैप को ही सरवाइव करूँ मैं। मतलब आप अपने रैप के फुल टाइम प्रोफेशन रैप को हाँ फुल टाइम प्रोफेशन जाना चाहता हूँ एंड मुझे साइड बाय साइड जॉब ना करने के लिए, जॉब ना करना पड़े कि रैप को फंड करने के लिए इनफ सोर्स हो मेरे पास, इनफ मनी का इनकम हो कि मैं खुद को फंड कर सकूँ। ओके अभी आपका नेक्स्ट रैप का प्लान कब है सर? आप किस तरीके का प्लानिंग बनाया है नेक्स्ट सॉन्ग का? सो लाइक आई मेंशन कि मैं स्टूडियो में गाने बनाते रहता हूँ। सो ऑलरेडी मेरे बहुत सारे गाने रेडी है अभी, बट वही है कि वीडियो के साथ डालना है गाना। सो 1-2 गाने का अभी काम चालू है, वीडियो रेडी है, एडिटिंग चालू है। सो होपफुली 1 महीने में या 1.5 महीने में नेक्स्ट सॉन्ग आ जाना चाहिए। ओके फिंगर्स क्रॉस्ड। सो काम चालू है अभी एक वीडियोस ने इतना पुश दे दिया है तो अभी यहाँ से तो बैक डाउन नहीं कर सकते। अभी कंटिन्यूअसली गाने पे गाने डालने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तो ही रेलेवेंट रह पाएंगे इस गेम में। नहीं तो फिर वापस इतना पुश मिलने के बाद अगर ब्रेक डाउन मिल गया, वापस 1-2 साल गाने नहीं डाले तो फिर मतलब नहीं है, इस पूरा मेहनत का सब पे पानी फिर जाएगा। सो अभी बैक डाउन करने का ऑप्शन ही नहीं है, ग्राइंड करना है, गाने पे गाने डालने हैं एंड देन ऑडियंस का बाकी सब ऑडियंस के ऊपर है। थ्रू आउट योर जर्नी अगर आप किसी को थैंकफुल हो या ग्रेटफुल हो या उन्हें एक कुछ कहना चाहते हो तो वो लोग कौन है एंड आप क्या कहना चाहते हो थ्रू दिस पॉडकास्ट? थ्रू आउट माई जर्नी आई थिंक
माई फैमिली हैज़ बीन द मोस्ट सपोर्टिव Okay. एंड मैं फैमिली को ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ने दिया आगे। और मेरे फैमिली में मेनली मेरे मम्मी पापा, दोनों बहनें, I would like to mention your sister's name. या उन्होंने बहुत बहुत लड़ाई की है मेरे लिए। Okay. सो उन्होंने जितना सपोर्ट दिखाया है, फैमिली ने जितना सपोर्ट दिखाया है, उनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता ऑब्वियसली। सो फैमिलीज को कूडोस। उनका नाम क्या है सर? सो मेरी बड़ी बहन का नाम जया है, छोटी बहन का नाम नेहा है। मेरे जो छोटे कॉन्स्टेंटली आपके जो फीड है उस पे कमेंट करते रहते हैं। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप जो भी मेरे फीड पे जयसवाल देखोगे सब मेरे भाई बहन ही हैं। ओके। सो जया, नेहा एंड देन छोटे भाई का नाम विशाल है। ओके। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही यूनिक स्टोरी जाना है। मतलब जो रैपर की जर्नी होती है वो बिगिन कहाँ से होता है, इसकी इंस्पिरेशन, उसकी सपोर्टिंग सिस्टम, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमने बहुत डीप डाइव किया है। एंड इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया है, उनकी जर्नी एंड ऑल्सो कुछ एडवाइजेस हमने आगे आने वाले रैपर्स के लिए भी बात किए हैं। सो आई स्पेशली थैंक यू पारस मनी जायसवाल सर कि आपने बहुत दूर से यहाँ आके हमारे साथ ये पॉडकास्ट शूट किया एंड आपकी जर्नी इतनी रियल रॉ वे में बताया है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट एंड दिस कन्वर्सेशन इज़ रियली वेरी नाइस। आई एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट इज़ माई प्लेजर टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट एक्चुअली, क्योंकि जब मैं अपने आप को 5 साल पहले देखता हूँ तो मैं ऐसे पॉडकास्ट देखता था बड़े बड़े रैपर्स के। कि लोग बड़े बड़े रैपर्स पॉडकास्ट में जाके बात करते, तो वो पॉडकास्ट से सीखने मिलता था बहुत। सो आई होप, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे भी। सो आई होप मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी ना किसी को इंस्पायर किया हो, कोई ना कोई कुछ सोच सीख के जाए इस पॉडकास्ट से। सो इट वॉज माई प्लेजर टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड देन दिस इज़ माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। So I hope I didn't fumble much and it was लोगों को ज़्यादा ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा कर दिया इसने। नो मेंशन, मतलब कोई भी ऐसा नहीं मानेगा। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम रास्पा क्यों रखा है? व्हाट इज दैट मीन? या सो मैं यही सोचूं कि ये क्वेश्चन अभी तक आया कि नहीं। एक्चुअली मेरा नाम पारस मनी है ना, सो लोग मुझे पारस पारस बोलते हैं। सो पारस रास्पा, ओके, उसको रिवर्स कर दिया आपने। सो वो बस सिलेबल चेंज किया है मैंने। सो आप रास्पा 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 बोलोगे तो पारस पारस सुनाई देता है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है लॉजिक इसके पीछे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।